अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट हो चुका है। देखें, ये जो वर्ल्ड वॉर होती है ना, वो स्टार्ट होने के बहुत अरसे बाद पता चलता है कि ये वर्ल्ड वॉर है। 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था, तो किसी को ये नहीं पता था कि ये वर्ल्ड वॉर 2 है। ये तो बाद में इसमें दूसरे मुल्क शामिल होना शुरू हुए। उधर चाइना जापान का झगड़ा शुरू हो गया ईस्ट में, जबकि इधर पोलैंड के बाद जर्मनी के दूसरे ईस्टर्न यूरोप में हमले हुए, और इसके बाद फ्रांस इंग्लैंड ज्वाइन हुए, इसके बाद रशिया ज्वाइन हुआ, इसके बाद इधर से अमेरिका आया। ये वर्ल्ड वॉर जब मिडल में पहुंची तो पता चला कि ये तो वर्ल्ड वॉर है। तो इसी तरह ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये एक्चुअली यूक्रेन का मसला नहीं है, ठीक है ना। ये मसला है सीधा सीधा अमेरिका की हेजेमनी ख़तरे में है। एक ज़बरदस्त ब्लॉक बन रहा है। चाइना के जी जिंग अभी गए थे रशिया, उस पर मैं आगे आता हूँ। पहले ये एक ज़बरदस्त रिपोर्ट है डॉक्टर वर्नन कोलमैन की तरफ से कि वर्ल्ड वॉर 3 की अपडेट। वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें बेकार हैं, ये वर्ल्ड वॉर 3 है और ये बहुत जल्द न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाएगी। इन्होंने कुछ पॉइंट्स 20-21 पॉइंट्स पे ये अपनी रिपोर्ट बनाई है। पहला पॉइंट ये है कि यूक्रेन है ना, इतनी तेज़ी से अपनी फोर्सेस लूज़ कर रहा है, आदमी इसके ख़त्म हो रहे हैं इस प्रॉक्सी वॉर में, जो रशिया और नेटो की एक्चुअल जंग है। और नेटो मीन्स अमेरिका, और मजबूरन फिर नेटो को घुसना पड़ेगा इस जंग में, क्योंकि यूक्रेन के पास इतना ज़्यादा होगा नहीं मैन पावर। इन्होंने कहा कि अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड अगर ये वॉर कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल करना चाहते हैं, तो फिर इनको इस जंग में फिजिकली आना होगा यूक्रेन फोर्सेस के साथ। आगे ये कहते हैं कि 1 साल पहले जंग के शुरू में यूक्रेन के पास 1000 टैंक थे और बहुत ज़्यादा आर्टिलरी गन्स थी और एयरफोर्स भी थी। लेकिन अब यूक्रेन भीख मांग रहा है वेस्ट से हथियारों की। इसका मतलब है इसके पास हथियार ख़त्म हो गए हैं, इसके ज़्यादातर टैंक तबाह हो गए हैं। टैंक ऐसी चीज़ है जिसकी रिपेयरिंग रेगुलर चाहिए होती है, वो इसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। और अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड इनको हथियार दे रहे हैं, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार चाहिए। और आज के ज़माने में जो सूरत हाल इकोनॉमी इसकी चल रही है, इसमें इतना लंबा बजट निकालना बहुत मुश्किल है। और अगर चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान से भी अमेरिका को अगर जंग करनी है, तो फिर अमेरिका इस यूक्रेन में इतना इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। एक खबर है कि यूक्रेन के पास सिर्फ 300 गन्स रह गई हैं, जो आर्टिलरी गन्स होती हैं। और उसमें भी क्या होता है कि ये यूज़ करने के बाद इसकी बैरल के रिप्लेसमेंट ज़रूरी होती है, तो ये नाकारा हो जाती है, इसके पास इसकी फैसिलिटीज़ नहीं है। और हम इसके पास 1 मिलियन शेल अमेरिका ने सप्लाई किए, लेकिन अब यूक्रेन का रिक्वायरमेंट है 2.5 लाख शेल पर मंथ, जो कि यूरोपियन यूनियन से ये मांग रहा है। यूक्रेन इक्विपमेंट और एम्यूनेशन से फारिग होता जा रहा है, जैसे आदमी भी इसके कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये सालों जंग चलेगी और रशिया के पास इनफ स्टॉक है यूक्रेन जैसे छोटे से मुल्क से लड़ने के लिए। एक प्रोपेगेंडा है बीबीसी और पेंटागन का कि इस जंग में अब तक 1 लाख से 2 लाख रशियन मर चुके हैं, जबकि ये टोटल एक प्रोपेगेंडा है। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये टोटल एक प्रोपेगेंडा है।
और इसको कोई बिलीव नहीं करता। इवन रशियन और यूक्रेनियन कह रहे हैं कि रशिया के इस एक साल में 16,000 फौजी मारे गए हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन कम से कम 1 और 2 लाख एक एग्जेजरेशन है। एक 4 स्टार अमेरिकन जनरल माइक मिन्हन ने कहा है कि अमेरिका 2025 में हर हालत में चाइना से जंग शुरू करेगा, और ये वार्निंग अगर सीरियसली ली जाए तो फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं तो क्या है। इसमें आहिस्ते आहिस्ते मुख्तलिफ कंट्रीज शुरू हो रहे हैं, ये परमानेंट जंग भी हो सकती है। ये कह रहे हैं कि अमेरिकन ग्लोबलिस्ट है ना, वो चाह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल अलायंस बने, जिसमें एक नॉर्दर्न अमेरिका अलायंस हो, जिसमें कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका हो, फिर इसमें आहिस्ते आहिस्ते यूरोप और इंग्लैंड शामिल करके इसको एक ग्लोबल अमेरिकन ग्लोबलिस्ट वो कर लें रूल। लेकिन कहता है कि इसमें सबसे ज़्यादा मसला है कि मैक्सिको इसके लिए तैयार होगा कि नहीं, और मैक्सिको बॉर्डर ओपन करने के लिए अमेरिका के साथ तैयार नहीं है, क्योंकि मैक्सिको को पता है कि अमेरिका उसको टेक ओवर कर लेगा। और इस सूरत हाल में चाइना के साथ मैक्सिको का एग्रीमेंट हो सकता है, और अगर चाइना ने वहाँ पे मिलिट्री बेस बना लिए तो फिर अमेरिका के लिए इससे ज़्यादा ख़तरनाक क्या हो सकता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा अलायंस है जो कि सरफेस पे है, वो है ब्रिक्स। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस है जो कि मुख्तलिफ काम कर रहा है। अगर इसमें ईरान, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल हो गए ना, तो वेस्ट का तो बाजा बच जाएगा, क्योंकि दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी इस अलायंस में होगी, और पेट्रोल के सारे रिसोर्सेज इस अलायंस में होंगे, क्योंकि सऊदी अरब, ईरान और वेनेजुएला पेट्रोल के बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। और यह है कि अभी अमेरिका के दुनिया के 80 मुल्कों में मिलिट्री बेसिस हैं, लेकिन अगर ये अलायंस स्ट्रांगली आगे बढ़ता है तो अमेरिका के लिए और वेस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। रशिया और चाइना, सऊदी अरब और ईरान अभी चाइना के साथ तकरीबन काफ़ी क्लोज हो गए हैं, और ये सब ज्वाइन कर सकते हैं ब्रिक्स को। और फिर इसके बाद दुनिया में वाज़े तौर पे एक वर्ल्ड वार जैसी सूरत हाल होगी, और इसमें वेनेजुएला चाइना के साथ करीब होते हुए नज़र आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 जो है ना, ये दुनिया की इकोनॉमीज़, ज़िंदगी और रिसोर्सेज ख़राब कर रही है। ख़ास तौर पे अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप और रशिया के रिसोर्सेज, ह्यूमन लाइफ और इकोनॉमीज़ बहुत ख़राब हो रहे हैं। ऐसे में अगर कोई विनर है तो वो है चाइना। कि चाइना ऑलरेडी वेस्ट की यूनिवर्सिटीज़, बड़ी कंपनीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि पिछले 25 साल से चाइनीज़ लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज़ में, और बड़ी बड़ी कंपनीज़ लाइक एप्पल की फैक्ट्रियाँ चाइना में हैं। तो चाइना का ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। चाइना का टिकटॉक इंग्लैंड और अमेरिका के लिए सरदर्द बना हुआ है, और एक टिकटॉक से ये नहीं जीत पा रहे तो आगे ये चाइना के साथ क्या करेंगे। अमेरिका के इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किए हैं, जिसमें पता चला है कि आज से 14 साल पहले $3 मिलियन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने बाइडेन फैमिली के पर्सनल अकाउंट में जमा कराए थे, जिसमें जब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट, ओबामा का वाइस प्रेसिडेंट से जैसे ही ख़त्म हुआ तो ये पैसे इसके फैमिली के अकाउंट में जमा हुए हैं, जिसमें हंटर बाइडेन जो बाइडेन का बेटा है, उसके 2 भाई और एक और आदमी है इसकी फैमिली का। अब ये चौथा आदमी कौन है, और बाइडेन को ये पैसे क्यों दिए गए थे, बाइडेन फैमिली को। इसके अलावा ओबामा का रोल बड़ा गंदा रहा है। ओबामा ने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो इन्होंने सीरिया, इराक, लीबिया वगैरह से खूब लूट मार करके दौलत लेके आ गए,
लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका को दुनिया में आइसोलेशन की तरफ ले जाना शुरू किया गया है। ज़ेलेंस्की ने, एक यहूदी है, उसने यूक्रेन के चर्चों को कंट्रोल करना शुरू किया, उनकी तबाही भी शुरू की है, काफ़ी चर्च इसने तबाह भी कर दिए हैं। और एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये रशिया कर रहा है, लेकिन ये यूक्रेन कर रहा है। और इससे एक और क्रिश्चियनों में इसके खिलाफ नफरत बढ़ रही है। अमेरिका $1 ट्रिलियन साल के हथियारों के ऊपर खर्च कर रहा है, और इससे अमेरिका की हथियारों की कंपनियां हैं वो बहुत खुश हैं। और अमेरिका अपने डॉलर के स्टेटस एज वर्ल्ड रिजर्व करेंसी के तौर पर रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर अमेरिका डॉलर की सुपरमेसी को कायम रखने में नाकाम रहा तो अमेरिका बहुत पीछे चला जाएगा। अमेरिका के टूटने का भी अंदेशा है अगर अमेरिका की इकोनॉमी तबाह होती। अमेरिकन ड्रोन जो अभी रशिया ने गिराया था उसकी कीमत $32 मिलियन थी, और अब अमेरिका ने कहा है कि हम ब्लैक सी के ऊपर और ड्रोन, सर्वेलेंस ड्रोन्स भेजेंगे, तो उसके साथ हम फाइटर ड्रोन्स भी भेजेंगे ताकि रशियन जेट इनको तबाह ना कर सकें। लेकिन अभी जैसे कि आपने देखा कि अमेरिकन फाइटर बॉम्बर्स रशिया के बॉर्डर के करीब पहुंचे तो रशियन एयरफोर्स ने उनको भगा दिया और वो मजबूर हो गए भागने पे। तो रशिया ने कहा है कि हम वेलकम करेंगे तुम्हारे सारे ड्रोन्स को, उनको हम ब्लैक सी के अंदर फेंकते हुए हमें एंजॉय करेंगे हम उसको फेंकने पे। और ये एक मामला बहुत ख़तरनाक हो जाएगा कि अमेरिका ने वार्निंग दी है कि अब अगर हमारे ड्रोन को गिराया गया तो ये जंग शुरू हो जाएगी हमारी। लेकिन रशिया का ये जवाब है कि तुम ब्लैक सी पे ड्रोन चला रहे हो तो क्या मैं गल्फ ऑफ मैक्सिको जो अमेरिका का समंदर है उसमें अपने ड्रोन भेजूं? तुम्हें अच्छा लगेगा? अमेरिका के 2 डिवीज़न फौज यूक्रेन के बॉर्डर के पास है और ये एनी टाइम जंग शुरू करने के लिए रखी गई है। पेंटागन ने कहा है कि हमें खतरा है कि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर वॉर शुरू कर सकता है, और अगर ये हुआ तो ये नॉर्थ कोरिया का एंड होगा। एक बात यकीनी है, ये सब डॉक्टर साहब की बातें बता रहा हूँ मैं, एक बात यकीनी है कि अमेरिका और नेटो दुनिया में अमन नहीं चाहते, क्योंकि अमन का मतलब है इनकी इकोनॉमी का पहिया बंद हो जाएगा। और ये इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि ये जंग जारी रहेगी, और हमारी जंग है रशिया को तबाह करने की। अब आप जिसके पास 16,000 न्यूक्लियर वेपन हो उसको आप कैसे तबाह करोगे? यूक्रेन कुछ भी नहीं है, ये बहाना है खाली, वरना असल जंग नेटो की रशिया के साथ है। इंग्लैंड और यूरोप अब अमेरिका के साथ चल रहे हैं, लेकिन हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि एक इलीगल वॉर अमेरिका ने इराक में शुरू की थी, जिसके लिए झूठ बोला गया था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं, और जिस पे आज भी इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन शर्मिंदा हैं कि वो जंग टोटल झूठ के ऊपर थी। लेकिन अब वापस उसी तरह का ये मामला चल पड़ा है। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने अभी कहा था कि अब पीस टॉक्स रशिया के साथ नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि ये जंग जारी रखेंगे, और इस तरह ये जंग अगर चलती रही तो कोई बैद नहीं कि जंग अजीम शुरू हो जाए। अजीज़ दोस्तों, ये जो लास्ट वीक एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रशिया के व्लादिमीर पुतिन के नाम एक अरेस्ट वारंट निकाला है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 132 मेंबर मुल्क हैं, और ये रोम ट्रीटी के तहत बनाया गया था, और इसको स्टार्ट वही नेटो कंट्रीज़ और अमेरिका और इन सब ने किया था। लेकिन बाद में इसमें काफ़ी मुल्क शामिल हुए, और इसमें रशिया भी एक वक्त शामिल हुआ था। लेकिन 2016 में जब रशिया ने क्रीमिया पे कब्ज़ा किया
तो इंटरनेशनल कंडेमनेशन आई तो वो इस कोर्ट से बाहर निकल आया था। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने यह अरेस्ट वारंट इशू किया है। करीम खान का एक भाई है इमरान खान। इमरान खान कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर है ब्रिटिश, और 23 फरवरी 2023 को इमरान खान जेल से छूटा है पेडोफिली यानी बच्चों के साथ सेक्स के मसले में। 18 महीने की सज़ा हुई थी, जिसमें से 9 महीने पूरे करने के बाद इसको रिहा कर दिया गया। इसका भाई करीम खान है जिसने व्लादिमीर पुतिन के अरेस्ट वारंट इशू किए हैं। व्लादिमीर पुतिन कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा व्लादिमीर पुतिन ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है इन जजों और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ। और व्लादिमीर पुतिन खुद चल के गया क्रीमिया 9 साल बाद। 9 साल पहले रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा करके कहा था कि यह हमारा इलाका है, रशिया की टेरिटरी है, और इस पे दुनिया भर ने कंडेमनेशन किया था। लेकिन वो रशिया की कॉलोनी मतलब पार्ट रहा है, और इसका अचानक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अरेस्ट वारंट इशू होने के फ़ौरन बाद व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया का ट्रिप किया और वहाँ पे बच्चों के स्कूल और एक आर्ट्स गैलरी और मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया, और ये एक मैसेज था कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि इसके जो 132 मेंबर मुल्क हैं ना, इसमें से किसी में भी पुतिन गया ना तो वो उसको पुतिन को अरेस्ट करने ओब्लाइज्ड होंगे। अब ये और बात है कि किसी के बाप की हिम्मत है कि वो पुतिन को अरेस्ट कर सके। अभी पुतिन का कोई इमीडिएट ट्रिप का कोई प्रोग्राम नहीं, लेकिन G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है भारत में इस साल, और G20 का मेंबर है रशिया, और उसमें सारे हेड ऑफ स्टेट आएंगे। लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि पुतिन खुद नहीं आएगा और पुतिन अपने किसी हेड ऑफ डेलीगेशन को भेज देगा इस मीटिंग में। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने चाइना का जो जी आया था अभी रशिया में। देखें, इस जंग ने, यूक्रेन की जंग ने चाइना और रशिया को यूनाइटेड कर दिया है। खाली आप इनकी एंड की जो जाते वक्त जो इनकी बातचीत हुई है उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने क्लोज हो गए हैं। कि जी ने कहा जाते वक्त आखिरी में कि चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है जो 100 साल से नहीं आई थी, और हम इसको ड्राइव कर रहे हैं इस तब्दीली को मिल के, यानी मैं और पुतिन। तो पुतिन ने कहा बिल्कुल आई एग्री। तो जी ने कहा कि मेरे दोस्त अपना ख्याल रखना। पुतिन ने कहा हैव ए सेफ जर्नी, और फिर जी चला गया। इस छोटी सी बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना क्लोज हो गए हैं रशिया और चाइना, और ये एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनता है। चाइना और रशिया दुनिया की दूसरी और तीसरी बड़ी मिलिट्री पावर हैं। चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर है। मैन पावर की कमी नहीं, टेक्नोलॉजी की इन लोगों के पास कमी नहीं, और इसमें अगर चाइना अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरब को अगर अपने साथ शामिल कर लेता है तो ये वेस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अपनी सुपरमेसी को कायम रखने के लिए। रशिया और चाइना ने यह भी एग्री किया है कि अब ये दोनों जिस भी मुल्क से ट्रेड करेंगे वो अपनी करेंसीज में करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। इंडिया के साथ भी 19 मुल्कों के मुआहदे हो चुके हैं जो इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करेंगे। इस सारी चीज़ों से वेस्ट की सुपरमेसी ख़त्म हो रही है। यूरोप के अपने हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल होगा वेस्ट को अपनी सुपरमेसी कायम रखना। अजीज़ दोस्तों, एंड पे अमेरिकन प्रोफेसर की आपके सामने मैं ये बातचीत रख रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोफेसर जो हैं वो प्रोफेसर साचेस वो कितना डिटेल में इन्फॉर्म कर रहे हैं
कि ये जो वेस्ट का प्रोपेगेंडा है कितना झूठा है। ये 6 मिनट की वीडियो है, ये आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि दुनिया कहाँ पे जा रही है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। Keep supporting. We have to start with the war in Ukraine. It affects us all. But your position, I would say, it's not exactly as the position of the US government. My position is this war could end soon, even right away, on the basis of reasonable negotiations. The American position is no. The only way this war can end is to defeat Putin. To my mind, that is both wrong and completely unrealistic. President Biden says we are going to win 100%. How do you defeat a country with 1,600 nuclear weapons? I don't think the U.S. government has thought this out at all. And I would say the same thing is true of the European Union. They talk about defeating Russia. Professor, 1/3, maybe a little less, of Ukraine territory is occupied by Russia. So insisting on negotiations right now means that Putin is winning. Well, I already gave my advice many times to the Ukrainian people and government, which is don't get caught in a proxy war between the U.S. and Russia because your country will be destroyed. And that is the tragedy. I said to the Ukrainians, look at Afghanistan. Is that what you want to look at? 15 years of occupation and continued destruction, 20 years basically from the time of the U.S. invasion. Don't do it. I told them all my life the U.S. has been, quote, helping, in quotation marks, Vietnam, Cambodia, Laos, Iraq, Syria, Libya. What kind of help? This ends up destroying the country. In the U.S., starting in 1992, the dominant group in American security policy came to believe that the U.S. is the world's only superpower. So the whole mindset in the U.S. East Coast elite is the U.S. runs the world and should run the world. Don't you think that Ukrainians, they don't have the right to choose their own future? The Ukrainians have the right to choose their own economic future, their own political future, but not their own military future. Because choosing their own military future, for example, Ukraine saying, our future is that the U.S. has military bases in Ukraine, is not a choice that Ukraine can make by itself. That's a threat to Russia. I would advise strongly the Mexican government, for example, do not make a military alliance with China. That's not your choice. That would be a threat. By the way, if Mexico one day said, we listened to the U.S., they said we can do anything we want, we're a free people, we choose China as our partner, I would predict that the U.S. invasion of Mexico would start within about a minute. I strongly advise the Mexican government not to make a military alliance with China. Professor, how can we understand relatively hawkish position of the European allies? I'm really disappointed in European leaders right now because I know privately they have all sorts of views that they are not explaining to their public. I've spoken to the heads of government in Europe where they've said to me, for example, NATO enlargement, very bad idea. In fact, Scholz went to Russia in February 2022 and said to Putin, as long as I'm chancellor, NATO's not expanding. And Putin looked at him and said, yeah, how long are you going to be chancellor? I need the United States as my counterpart, not you. And he told the truth. This is a U.S. alliance. It's not a German alliance. And the U.S. is absolutely on the hardline side.
The real mindset now of the U.S. leadership is we have two enemies that threaten our unipolar world. One is minor, that's Russia. We'll weaken them. We'll have the war for a while. We'll wear them down. But that's a second-rate regional power. They forget about 1,600 nuclear weapons. They forget about 11 time zones. They forget about some of the largest resource deposits in the world. They forget about the talents of the Russian people. All of that. No, Russia, but we'll weaken them. We'll weaken them. The one that's terrifying them is China. They don't quite know what to do. So right now, one of the arguments is we need to be tough in Ukraine to show China we mean business. If we back down now, what's China going to do over Taiwan? Honestly, Ukraine isn't even the center of attention. Ukraine thinks, this is a war about us. No. First, it's a war to weaken Russia, in which Ukraine is stuck, losing hundreds of thousands of people and cities, and it's horrible. But it's not even about Ukraine in the twisted mindset of some of these elites. It's about China.